हेलो दोस्तों। आज हम लोग झारखंड एकेडमी काउंसिल की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया 2024 एग्जामिनेशन के लिए, उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट का बिजनेस स्टडीज़ एक बुक है। कॉमर्स जो स्ट्रीम है उसके अंदर एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, और बिजनेस स्टडीज़ का पूरा हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाएंगे। और ये सॉल्यूशन में देखिए आपके सामने दिख रहा है चैप्टर 1 है बिजनेस स्टडी के अंदर, क्लास 12th का कॉमर्स का बिजनेस स्टडी। उसके अंदर पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। और इस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से कंटिन्यूअस क्लास चलेगा जिसमें अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज़ का, इकोनॉमिक्स का, ईटीपी का और बिजनेस मैथमेटिक्स का, यहाँ तक कि हिंदी और इंग्लिश का भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाना होगा, प्ले स्टोर में जाकर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आप उसमें सर्च करेंगे। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे, अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेंगे, और वहाँ से एक कोर्स परचेज करना होगा। स्टोर में जाके, स्टोर में नीचे दिखेगा, वो स्टोर में जाके आपको कोर्स परचेज करना होगा। कोर्स का नाम है क्वेश्चन बैंक कॉमर्स। आप ऊपर सर्च बॉक्स में लिखेंगे क्वेश्चन बैंक कॉमर्स, तो आ जाएगा वो कोर्स खरीद सकते हैं, जहाँ पे इसके सारे वीडियो आपके पास अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं कि हमको वीडियो नहीं खरीद सकते, क्योंकि वीडियो का प्राइस है 800 रुपये है, जिसमें सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिलेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का वीडियो। यानी ये क्वेश्चन बैंक देखिए, अगर ठीक से देखा जाए तो 194 पेज का ही है। इस तरह से हर सब्जेक्ट का बहुत है, अकाउंट्स तो 325 पेज का है। तो हर चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 800 रुपये में मिल रहा है। यानी पूरा का पूरा हर चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन 800 रुपये में, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 800 भी पे नहीं कर पा रहा है और चाहता है कि सर हमको नोट्स मिले, ये तो सबके पास अवेलेबल है, क्योंकि जैक जारी किया है। हमारा अपना जो नोट्स है, हम लोग जो अपना ऑब्जेक्टिव नोट्स और सब्जेक्टिव नोट्स बनाए हुए क्वेश्चन आंसर करके, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको वहाँ नोट्स भी अवेलेबल मिलेगा, जो कि 200 रुपये में मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट का नोट्स कितने में मिल जाएगा? 200 रुपये में सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। आप आराम से समझिए गैस पेपर के प्राइस में मिलेगा। 30-40 रुपये में तो गैस पेपर आता है, जिसमें आधा गलत आधा सही रहता है। पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, आंसर उसमें आएगा क्वेश्चन कि नहीं आएगा। हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वहीं से सारा का सारा मिलेगा, आप तय मानिएगा। और 200 रुपये में 5 सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट का 40 रुपये आपको पड़ेगा, और पाँचों सब्जेक्ट का सिर्फ नोट्स नहीं, एमसीक्यू भी देंगे। नोट्स, एमसीक्यू, और अगर ज़रूरत पड़ा तो आपको टेस्ट भी हम अलाउ कर देंगे। आप टेस्ट भी दे सकते हो, हम आपको टेस्ट भी वहाँ ऑप्शन दे देंगे कि जाइए टेस्ट आप लिखिए। तो आप वहाँ से जाके नोट्स खरीद सकते हैं या तो कोर्स खरीद सकते हैं। और कुछ वीडियोस हम यूट्यूब पे फ्री छोड़ेंगे ही, जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे फ्री जा रहा है, वैसे कुछ वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ही जाएगा, ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी मिले, इसका फ़ायदा भी मिल सके। तो कुछ वीडियो तो हम यूट्यूब पे छोड़ ही देंगे, लेकिन सारा वीडियो मेरे लिए छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि सारा वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे एप्लीकेशन में जाके वहाँ से आप दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो ध्यान रखें, ये जो चैनल जिस पे ये वीडियो जा रहा है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, इसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ ही साथ हम लोगों ने 11th और 12th कॉमर्स के लिए अलग से एक चैनल बना रखा है, जिसका नाम है CWH कॉमर्स। CWH का मतलब कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, और यहाँ कॉमर्स है। हमने साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए अलग चैनल बना रखा है, ताकि किसी बच्चे को मिक्स वीडियो ना मिले। इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है कौन सा वीडियो देखना है कौन नहीं देखना है। तो हम चाहते हैं कि सेपरेट आप एक चैनल में जाइए, जहाँ पे आपको ये सारे वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, CWH कॉमर्स में जाएंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो CWH आर्ट्स में जाएंगे। साइंस के स्टूडेंट हैं तो CWH साइंस में जाएंगे। और कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो CWH कंपटीशन में जाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए CWH यूनिवर्सिटी है। और अगर आप CBSE का स्टूडेंट हैं तो CWH CBSE है। ये सारे चैनल्स हैं अलग अलग, जिसमें आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगे। जैसे इसमें तो सारा मिक्स वीडियो मिलेगा, लेकिन आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि सब सिर्फ हमको इसका ही वीडियो एक जगह पे अरेंज करके मिल जाए, तो उसके लिए आपको कॉमर्स का अगर वीडियो चाहिए तो CWH कॉमर्स वाले चैनल में जाइए, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा का सारा वीडियो अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 में हम लोग को मालूम है कि एग्जाम का पैटर्न, के एग्जाम में 3 पैटर्न से को 2 पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला एमसीक्यू पूछा जाता है, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, और दूसरा सब्जेक्टिव पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में भी 3 पैटर्न है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग। सब्जेक्टिव में 3 पैटर्न है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, और ऑब्जेक्टिव आपके पास है।
और टोटल ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है बिजनेस स्टडी का पूरा एग्जाम होगा तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का पैटर्न भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में बता दिया कि क्या पैटर्न है सब्जेक्टिव का। और ऑब्जेक्टिव का पैटर्न तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 40 क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू मोड में क्वेश्चन रहेगा, आपको उसमें से एक आंसर चुनना होगा। तो यहाँ चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डिस्कस किया हुआ है। पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको एग्जाम पैटर्न पर हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि कैसे एग्जाम पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो 2024 वाले स्टूडेंट हैं, जो 2024 में देना चाहते हैं एग्जामिनेशन, और आप अपना अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं कि हम खुद से सीखें और खुद से लिखें, कोई गेस्ट पेपर का सहारा ना ले, तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए। सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग आज। तो देखिए, आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन में चल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 1 का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दोनों लिखा हुआ है। हिंदी वाला ऊपर में है, इंग्लिश वाला नीचे है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों लोग पढ़िएगा। जो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे और जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके लिए, यानी प्रबंध का समाज के प्रति उत्तरदायित्व है तो किसके लिए। तो पहला, सरकार भी समाज का हिस्सा है, उपभोक्ता भी समाज का हिस्सा है, और कर्मचारी भी समाज का हिस्सा है। यानी कर्मचारी हो, उपभोक्ता हो या सरकार हो, सबका सब समाज का हिस्सा है। इसलिए इसका सही आंसर आना चाहिए ए, सभी के लिए, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज यानी एक मैनेजमेंट का सोशल ड्यूटी होता है कर्मचारी के लिए भी, कस्टमर के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, इसलिए यहाँ ऑल ऑफ दीज ठीक है। आगे लिखा है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है। बोलता है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, ये कथन किसका है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन का कथन अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है जॉर्ज आर टेरी, दूसरा ऑप्शन दिया है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, तीसरा है हेनरी फ्योल, और इनमें से कोई नहीं। तो सर इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन होगा। जॉर्ज आर टेरी का डेफिनेशन नहीं और हेनरी फेल का भी ये डेफिनेशन नहीं है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन किसका कहना है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ये कहता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। बोलता है मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, सारे लोगों को मालूम होना चाहिए। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। बोलता है कि द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन मैनेजमेंट का इसेंस है, सारे लोग पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय जो है प्रबंध का सार है, सारांश है। समन्वय क्या है, प्रबंध का सारांश है। प्रबंध क्या है, कला है, विज्ञान है, बिल्कुल दोनों है। मैनेजमेंट क्या है, दोनों है। यहाँ पे इंग्लिश में होगा मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस, मैनेजमेंट दोनों है। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, साथ ही साथ मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। अगर यहाँ प्रोफेशन लिख देता तो भी ऑल ऑफ दीज हो जाता। हो सकता है यहाँ पे लिख देता आर्ट, यहाँ पे साइंस, यहाँ पे प्रोफेशन और यहाँ पे ऑल ऑफ दीज कर देता तो ये आंसर सही हो जाता। तो मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पूछा जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। चलिए इसका इंग्लिश हम लोग कर लिए। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है, वॉलेंटी ऐच्छिक है, अपनी इच्छा से, मन करता है तो कोऑर्डिनेशन कीजिए, नहीं मन करता तो मत कीजिए। और बिना कोऑर्डिनेशन का आपका बिजनेस चल जाएगा, ऐसा नहीं है। अननेसेसरी तो हो ही नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन एकदम जरूरी चीज़ है। वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, नेसेसरी है, बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन। अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है। प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, किसकी कला है। तो पुराना देखिए, यहाँ पुराना का डेफिनेशन देखेंगे ना, तो पुराना डेफिनेशन होता था दूसरों से काम लेने की कला है मैनेजमेंट। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, पुराना परिभाषा है। पुराना परिभाषा ये कहता है कि मैनेजमेंट आपको आता है। अब कैसे पता चलेगा कि आपको मैनेजमेंट आता है, तो आप अगर दूसरे से काम करवा लेते हैं तो आप मैनेजर हो, यानी दूसरे व्यक्ति से काम कराने की कला ही प्रबंध है। ये पुराना परिभाषा था, ट्रेडिशनल डेफिनेशन था। तो यहाँ लिखा है स्वयं काम करना तो मैनेजमेंट नहीं होगा ना, खुद काम करे तो मैनेजमेंट थोड़ी। मैनेजमेंट तब है जब आप दूसरे से, यानी 500 बच्चे आपके नीचे हैं, 500 लोग आपके नीचे हैं और आप 500 लोगों से काम करवा ले रहे हैं, यही तो मैनेजमेंट है आपके अंदर। तो मैनेजमेंट क्या है, दूसरे से काम कराने की कला। और ये नहीं है स्वयं काम करने और दूसरे से काम कराने की कला नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है, दूसरे से काम कराने की कला, यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ taking work from others। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरे से काम कराने की कला क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। लिखा है मैनेजमेंट इज डिलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इन्वॉल्व, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। तो प्रबंध में क्या सम्मिलित होता है, मनी, मैन, मशीन, मटेरियल। बोलता है कि प्रबंध जो है
उसमें उत्तरदायित्व का ट्रांसफर होता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसमें क्या शामिल है, तो मैनेजमेंट इसमें इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ट्रांसफर होता है क्योंकि इसमें मनी मैन तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मशीन शामिल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मशीन शामिल है। प्रबंध की प्रकृति क्या है, प्रबंध जन्मजात, बिल्कुल जन्मजात प्रतिभा भी बोल सकते हैं। मैनेजमेंट इनबोर्न क्वालिटी भी होता है, जन्म के साथ भी किसी के अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी आ जाता है। अर्जित प्रतिभा भी ठीक है, अर्जित मतलब है मैनेजमेंट लोग सीखता भी है एमबीए करके, तो मैनेजमेंट दो, ये तीसरा होगा सी, दोनों है, जन्म से भी कुछ आता है और कुछ सीखा जाता है। मैनेजमेंट देखिएगा कुछ लोगों में ना बचपन से मैनेज करने का क्वालिटी अंदर आ जाएगा, उसका पेशेंस रहेगा उसके पास, हर चीज़ को सोच समझ के काम करेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, जन्म से भी आता है और कुछ लोग उसको सीखते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनते हैं, और एक्सपर्ट बनने के लिए एमबीए करते हैं। एमबीए अगर करेंगे तो मैनेजमेंट आप सीख रहे हैं, तो मैनेजमेंट अर्जित भी किया जा सकता है, यानी मैनेजमेंट का क्वालिटी सीखा भी जा सकता है और कुछ जन्म से भी आता है। तो दोनों प्रतिभा है मैनेजमेंट, कुछ जन्म से भी आता है और कुछ सीखा जाता है। सीखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एमबीए करते हैं। सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमबीए करते हैं। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वो तो हम लोग भी देख लिए। आगे लिखा है प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला काम कौन सा है। इसमें से कौन सा काम है जिसमें एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन वाला काम कौन है, नाम ही है मोटिवेशन। सबसे ज़्यादा काम मोटिवेशन, सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाला काम कौन है, मोटिवेशन। एक ऐसा काम है जहाँ पे कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलता है। ये हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं VSA, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, VSA। अब बोलता है प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ समझाते चले जाएंगे, आंसर तो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम सिर्फ समझा देंगे। मैनेजमेंट एक आर्ट है, दूसरे से, अभी तो बताए मैनेजमेंट एक कला है, दूसरे से काम कराने की कला। प्रबंध दूसरे से काम कराने की कला है, या आप परिभाषा में भी बोल सकते हैं कि प्रबंध का अर्थ होता है निर्णय लेना। व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित, व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेने की कला प्रबंध कहलाती है। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग क्वालिटी रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज़। डिसीजन मेकिंग अगर हम कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड तो वो मैनेजमेंट कहलाता है। बोलता है मैनेजमेंट के दो विशेषता बताइए, तो मैनेजमेंट का दो विशेषता क्या है। पहला बोलता है मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा है मैनेजमेंट इज, देखिए यहाँ पे लिख दिया है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त है। यूनिवर्सल भी इसको आप बोल सकते हैं, अगर ये वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा तो यूनिवर्सल यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट यूनिवर्सल एक्टिविटी, और भी मैनेजमेंट का फीचर्स है, और भी बहुत सारा फीचर्स आप पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि यही दोनों रट्टा मानेंगे, जो आपको इजी लगता है ना फीचर्स में वो आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन घटकों को पहचानें और बताएं जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को बांधता है, यानी ऐसा फैक्टर बताइए जो सारे काम को बांध के रखता है, वो फैक्टर है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट के 5 काम होते हैं ना, पोस्ट डीसी हम लोग बोलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों काम जो मैनेजमेंट का, उस पांचों को बांध के रखने वाला कौन है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही रहेगा तो पांचों बिखर जाएगा। किसी संगठन के विकास में किन्हीं दो संकेतकों की सूची बनाई, यानी कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट है जिसको, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में काम करता है, वो दो इंडिकेटर्स कौन है। तो पहला बोलता है इंक्रीज इन सेल टर्नओवर, अगर सेल बढ़ेगा तो मैनेजमेंट अच्छा है। और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर पूंजी ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है तो भी मैनेजमेंट अच्छा है, क्योंकि पूंजी बढ़े या सेल बढ़े माना जाता है कि मैनेजर अच्छा है, तभी तो वो करवा पाया। अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी, केस स्टडी मिलेगा। केस स्टडी मतलब एक कहानी टाइप का दिया रहेगा और आपको पूछेगा इससे क्या हो रहा है। तो पहले पूरे कहानी को पढ़ने की जरूरत है, चलिए पूरे कहानी को पढ़ते हैं। क्या है कहानी उसको समझेंगे, इसको बोलते हैं केस। एक केस आपके सामने और पूछा जा रहा है, इसमें क्या जरूरत पड़ेगा, यानी यहाँ पे थोड़ा आईक्यू चेक हो रहा है आपका कि आप कितने स्मार्ट हैं, हर चीज़ को समझते हैं। जो बच्चा नहीं समझता है ना, पूरा थ्योरी को नहीं समझता है, नहीं पढ़ा है, तो वो इसका आंसर ही नहीं कर सकता। बोल कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक ब्रांड गेज और सौर ऊर्जा ट्रेन शुरू की है। भारतीय रेलवे, मान लीजिए कहानी समझा रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक ब्रॉड गेज सौर ऊर्जा ट्रेन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ट्रेनों की हरित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, यानी जिससे चाहता है कि भाई इन्वायरमेंट हमारा बचा रहे, सेफ रहे। सौर ऊर्जा DEMU, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट में 6 ट्रेलर कोच है, जिसमें लगभग 21 लीटर डीजल की बचत होती है। हर साल 21 लीटर डीजल बचता है, और साल में अगर बात करें तो 12 लाख रुपए की लागत बचत होती है। यानी रेलवे अगर ये ट्रेन शुरू कर दे रहा है जो कि पर्यावरण से सुरक्षित है, और जो कि बनाता है किसे, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट से बनाता है, जिसमें 6 कोच है। अगर 6 कोच रोज ट्रैवल करता है तो लगभग साल का 12 लाख रुपया बिजली का बचत कर देता है वो, सुनिश्चित करने की उम्मीद है। उपरोक्त मामले में भारतीय रेलवे द्वारा हासिल प्रबंध के उद्देश्यों का नाम बताएं। कौन सा उद्देश्य हासिल किया। तो मैनेजमेंट के हम लोग जानते हैं 3 उद्देश्य होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव
और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन का तो यहाँ फायदा है ही, पर्सनल का भी फायदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। समाज को इससे बहुत फायदा होगा। पहला, समाज जब हमारा कॉस्ट कम पड़ेगा, लागत कम पड़ेगा, तो समाज से हम भाड़ा भी कम लेंगे, रेलवे भाड़ा भी कम लेगी, तो समाज को पहला फायदा है कि उसका भाड़ा कम लगेगा। दूसरा है कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, उससे भी समाज को फायदा है, समाज को उससे भी नुकसान नहीं है। तो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। 3 उद्देश्य होता है, फिर से बता रहे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि समाज को इससे फायदा मिल रहा है कि केवल रेलवे को अकेले फायदा नहीं मिल रहा, पूरे समाज को इससे फायदा मिल रहा है। आगे लिखा, व्हाट इज मिंट बाय इफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तो इफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप अपने काम को मिनिमम कॉस्ट में कैसे करते हैं, कम से कम लागत में अगर आप अपने काम को कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इफिशिएंसी। हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुशलता। इफिशिएंसी का मतलब है आप अपने काम को मिनिमम कॉस्ट में कैसे करते हैं, कम से कम लागत में कैसे करते हैं, तो उसे पता चलता है इफिशिएंसी। और एक और बात है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप अपने काम को कम समय में कितना जल्दी कर लेते हैं। जितना कम समय में करेंगे, कम समय जहाँ बचेगा वहाँ होगा इफेक्टिवनेस, और जहाँ कॉस्ट कम होगा वहाँ पर बोलते हैं इफिशिएंसी। मिनिमम कॉस्ट मीन्स इफिशिएंसी, मिनिमम टाइम मीन्स इफेक्टिवनेस। याद रखना है दोनों चीज़ को। इफेक्टिवनेस का मतलब कम से कम समय में, और इफिशिएंसी का मतलब कम से कम कॉस्ट में। दोनों बात समझिएगा। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है, इफेक्टिवनेस मतलब होता है प्रभावशीलता। एक और वर्ड होगा शायद आगे मिलेगा भी, प्रभावपूर्ण, देखिए है तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब लागत कुछ भी लगे, कम समय में कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करना है। तो जल्दी अगर कंप्लीट करना है तो इफेक्टिवनेस, और कम कॉस्ट में कंप्लीट करना है तो इफिशिएंसी। यानी कम समय में इफेक्टिवनेस, कम कॉस्ट में इफिशिएंसी, कम समय में इफेक्टिवनेस, कम कॉस्ट में इफिशिएंसी। इसको क्लियर कर लेना है हम लोगों को। हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ भी देखिए कहानी दिया हुआ है, इस कहानी को समझना है। जब तक आप केस स्टडी को नहीं समझेंगे पूरा कंप्लीट आप कर ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, रितु एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस के उत्तरी प्रभाग का प्रबंधक है। रितु जो है वो एक कॉर्पोरेट है, बड़ा बिजनेस है, बड़ी कंपनी है। उसका नॉर्दर्न एरिया, पूरा नॉर्थ साइड जो है, जब भारत के नक्शे को 4 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो बोलता है नॉर्थ साइड का पूरा वो हेड है। वह संगठन के किस स्तर पर काम कर रहा है, बताइए। एक साइड का, एक एरिया का पूरा हेड होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल पर काम कर रहा होगा। तो सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई व्यक्ति हेड है, डिपार्टमेंटल हेड है, कि एक पूरे डिपार्टमेंट का हेड है, तो कौन से स्तर पर काम करेगा वो, तो मिडिल लेवल में काम करेगा। डिपार्टमेंटल हेड कहाँ पे काम करता है, मिडिल लेवल में। डिपार्टमेंटल हेड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है। और पूछ रहा है उसके क्या काम है। अगर मिडिल लेवल में काम करता है तो मिडिल लेवल में काम करने वाले व्यक्ति का क्या काम है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है कि वह मिडिल लेवल में काम करता है, और मिडिल लेवल का जो फंक्शन है वो लिख देना है। देखिए मिडिल लेवल का फंक्शन लिख दिया। सबसे पहले क्या लिखा है, रितु इज इन द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और उसका क्या काम है, तो मिडिल लेवल का काम है टॉप लेवल से इन्फॉर्मेशन को ले रहा और लोअर लेवल के को सप्लाई करना। देखिए क्या है, इंटरप्रेट द प्लान मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो प्लान बनाएगा उसको इंटरप्रेट करेगा, नीचे वाले को समझाएगा। चेन का काम करेगा टॉप और लोअर के बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये फंक्शंस दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है। लिखता है एक पेशे के रूप में प्रबंध की मूल विशेषता बताइए। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, इसका फीचर्स क्या है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है उसके बारे में लिखा है। तो मैनेजमेंट प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि पहले लोग एमबीए करके नौकरी पकड़ लेता था, लेकिन अब एमबीए करके लोग अपना खुद का ऑफिस खोलता है और बोलता है कि अगर आपको मेरे से मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन लेना है, मेरे से मैनेजमेंट सपोर्ट लेना है, तो आप मुझे फ़ी दीजिए और मैं आपको मैनेजमेंट सपोर्ट दूंगा। इसलिए मैनेजमेंट को आज के समय में लोग क्या मान लिया है, प्रोफेशन मानता है, पेशा मानता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है। अच्छा आगे क्वेश्चन है, जी वही है। आगे क्वेश्चन है मैनेजमेंट, व्हाई इज मैनेजमेंट कंसीडर्ड अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट करने से एक ही चीज़ का फायदा नहीं होता, सारा कुछ ठीक हो जाता है। वर्कर टाइम पर आने लगेंगे, कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, मार्केट कैप्चरिंग बढ़ेगा। मैनेजमेंट से बहुत सारे उद्देश्य एक साथ पूरे, जैसे शिक्षा, एजुकेशन से बहुत सारे पर्पस एक साथ पूरे हो जाते हैं। केवल शिक्षा हम पैसा कमाने के लिए तो ले नहीं रहे, शिक्षित रहेंगे तो बहुत सारा उद्देश्य उसका है, बहुत सारा फायदा होगा शिक्षित होने का। उसी तरह से मैनेजमेंट के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अगर हम अपने बिजनेस में मैनेजमेंट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट घट जाएगा। देखिए दो उद्देश्य हो गया, एक प्रॉफिट बढ़ गया, दूसरा कॉस्ट घट गया, तीसरा हमारे वर्कर इफेक्टिव होंगे, हमारे वर्कर की इफिशियंसी बढ़ेगी, हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, मेरे प्रोडक्ट का नाम बढ़ेगा, लोग बिलीव करेंगे मेरे प्रोडक्ट पर। ये सारा कुछ तभी होगा जब एक बेटर मैनेजमेंट आपके यहाँ होगा। तो मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा, तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, पीपल, वर्क, सबसे रिलेटेड हर जगह मैनेजमेंट फ़ायदा करेगा आपको।
अब देखिए एक और क्वेश्चन है, बोलता है कि एक कहानी केस स्टडी है, ठीक से समझिएगा। इन दिनों कंपनी एक्स के सामने एक नई समस्या आ रही है। कोई कंपनी एक्स है जिसके सामने एक नया चैलेंज आ रहा है। यहाँ कंपनी वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन जैसे उत्पाद बनाती है। जो कंपनी के सामने ये समस्या है, वो कंपनी ये सब सामान बनाती है। कंपनी के मार्जिन दबाव में है, मतलब एक कम प्रॉफिट आ रहा है और मुनाफे और बाजार की हिस्सेदारी कम हो रही है। मार्जिन कम हो रहा है, मार्केट हिस्सेदारी भी कम हो रही है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है। उत्पादन विभाग बिक्री लक्ष्यों को पूरा न करने के लिए विपणन विभाग को दोषी ठहराता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है कि सर हम लोग इसलिए नहीं कमा पा रहे हैं कि सेल डिपार्टमेंट सेल नहीं कर रहा है, माल बेच ही नहीं रहा है। और सेल डिपार्टमेंट बोलता है कि सर खराब सामान बना रहे इसलिए नहीं बेच पा रहे हैं। दोनों समस्या है। और विपणन विभाग ग्राहकों की अपेक्षा गुणवत्तापूर्ण माल उत्पादन के बारे में, यानी सेल डिपार्टमेंट ये बोलता है कि सर ये सामान बढ़िया नहीं बना रहे इसलिए हम नहीं बेच पा रहे हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है सर हम तो बना दिए, बेच ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, कहाँ से प्रॉफिट आएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ रहा है। वित्त विभाग घटते निवेश पर प्रतिफल और खराब विपणन के लिए उत्पादन विभाग और विपणन यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि प्रोडक्शन और सेल दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों गड़बड़ा रहा है इसलिए पैसा नहीं आ रहा है मेरे पास, वो अलग चिल्ला रहा है पैसे वाला। आपके अनुसार कंपनी के किस प्रकार के प्रबंध की कमी है, यहाँ पे कौन सा ऐसा कमी है जिसके कारण सब लोग अपने ऊपर कुछ नहीं लेता है, वो दूसरे को दोषी ठहरा है। ये हो गया ना वही कि हमारी गलती नहीं, हाँ सर हम तो ठीक है, दूसरा गलत कर रहा है। यहाँ पे एक कमी है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर तीनों डिपार्ट ठीक है, गलती है, मान लीजिए सेल नहीं हो पा रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूछेगा ना सेल डिपार्टमेंट से कि सर आखिर क्या हुआ जो सेल नहीं हो रहा है। तो सेल डिपार्टमेंट बोलेगा सर कस्टमर कुछ और चाहता है, आप बनाए कुछ और हो तो कैसे बेचे दें। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा बताइए कैसा कस्टमर चाहता है वैसा बनाएंगे। तो जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तीनों डिपार्टमेंट में, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बोलता है कि तीनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन ही नहीं, समन्वय ही नहीं है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। तीनों डिपार्टमेंट मिलके काम ही नहीं कर रहा है, तीनों बस एक दूसरे के ऊपर फेंक दे रहा है गेंद की, गेंद मेरे तरफ मत आओ, उधर फेंक दिया उसका गलती है, वो फेंक दे रहा उसका गलती है। गलती ठीक है तीनों का, तीनों का गलती हो सकता है। तीनों बैठोगे एक जगह पे, उसका सोल्यूशन निकालोगे कि रियल सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कि बस दूसरे के ऊपर दोष मरते रहोगे, उसका सोल्यूशन कभी नहीं आएगा। सोल्यूशन निकालिए कि क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और वही बात यहाँ लिखा है, देख लीजिए पूरा कहानी आराम से पढ़ते रहेगा, कुछ कुछ हम लोग समझाते जाते हैं। आगे लिखा है समन्वय प्रबंध का सार है, यानी कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री। जी हाँ, यस, हम लोग भी एग्री हैं कि मैनेजमेंट सबसे थीम चीज़ है। मैनेजमेंट के पांचों काम जो होंगे उसमें कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि मैनेजमेंट के पांच काम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वो पांचों तभी फंक्शन करेगा जब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन को बेस फंक्शन सार बोला जाता है, इसेंस बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है। सर मैनेजमेंट का आत्मा है सार कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट नहीं होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए आत्मा। फिर एक और कहानी देखिए, बोलता असिता और लक्षिता एक आभूषण उद्यम में काम करने वाले कर्मचारी, दो कर्मचारी, नाम है असिता और लक्षिता। फर्म को 1,000 कंगन का एक तत्काल आदेश प्राप्त हुआ, एक इमीडिएटली ऑर्डर आया 1,000 कंगन बनाने का, जिसे 4 दिनों के भीतर सुपुर्दगी किया जाना, यानी 4 दिन के अंदर डिलीवरी देना है। उन दोनों में से प्रत्येक को 100 रुपये प्रति कंगन की दर से 500 कंगन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। असिता निर्धारित समय के भीतर 55,000 रुपये की लागत से आवश्यक 500 कंगन के उत्पादन करने में सफल रही, जबकि लक्षिता 90 रुपये प्रति यूनिट की दर से केवल 450 इकाइयों का उत्पादन कर सकी। क्या असिता और लक्षिता कुशल और प्रभावी है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ध्यान दीजिएगा, एक क्या किया, समय पर ध्यान दिया कि टाइम पर हम बना देंगे चाहे लागत ज़्यादा लगे। देखिए लागत कितना पड़ गया, 100 रुपये प्रति के हिसाब से 500 कंगन बनाने की जिम्मेवारी मिला था, 100 रुपये के हिसाब से 500। अब बताइए कितना बना दिए, अभी आपको समझा चुके हैं। तो इसको मिला था 100 रुपये के रेट से, यानी 100 रुपये के रेट से अगर 500 कंगन बनाते 100 के रेट से, तो कितना लगता, 50,000। अभी लगा दी 55,000, यानी लागत ज़्यादा हो गया लेकिन समय पर पूरा कर दी। तो हम लोग क्या बताए थे कि जब समय को ध्यान देंगे तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ये टाइम को ध्यान दी, बोले लागत जो लगे लगे समय पर दे देंगे हम डिलीवर करके, तो लागत मेरा ज़्यादा लग गया, यानी ये समय को ध्यान दी, तो ये होता है इफेक्टिवनेस, प्रभावी। देखिए लिखा असिता प्रभावी, असिता है ये असिता है, ठीक है, असिता है, असिता है प्रभावी है, यानी इफेक्टिवनेस है, ये टाइम को फोकस की, कॉस्ट को नहीं। और ये कॉस्ट को फोकस की, 100 रुपये का है हम 90 रुपये में बना देते थे, 90 रुपये में बनाने के लिए तैयार हो गई, इसका मतलब ये किसको फोकस की, ये कॉस्ट को फोकस की। और जो कॉस्ट को फोकस करता है उसको बोलते हैं इफिशियंसी। तो इसका इफिशियंसी है, क्या है, इसका इफिशियंसी, यानी ये कुशल है। तो नाम दूसरा क्या है, लक्षिता कुशल है, लक्षिता का जो है कुशल है, दूसरी तरफ लक्षिता क्या है, कुशल है, क्योंकि
कम लागत पर, तो कम लागत पर बनाती है तो कुशल, और अगर मतलब कम समय में बनाती है तो वो प्रभावी होता है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि मिनिमम टाइम पर बनाना, कम से कम समय में बनाना, जितना जल्दी हो सके उतना बनाना, लागत चाहे जो भी हो। और इफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में बनाना, समय जितना लगना है लगे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लागत में बनाना। इस तरह का केस स्टडी आप लोगों को देगा ही देगा, आपको समझना है। आगे लिखता है प्रबंध एक प्रणाली है, मैनेजमेंट एज अ सिस्टम। बिल्कुल मैनेजमेंट सिस्टम है, सारा काम सिस्टमेटिक होता है। यहाँ पे जो भी काम होते हैं स्टेप बाय स्टेप होते हैं, आप आगे पीछे काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ जितने काम होंगे सारे काम क्या होंगे, सिस्टमेटिक होंगे। तो मैनेजमेंट एक सिस्टम है और इसी सिस्टम से आपको चलना है। आगे बोलता है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। बिल्कुल मैनेजमेंट सिस्टम जब है तो प्रोसेस तो होगा ही, सिस्टम जब है मैनेजमेंट तो प्रोसेस होगा। सिस्टम मतलब सिस्टमेटिक काम करना, गाड़ी स्टार्ट करते हो तो एक सिस्टम होता है ना चलने का, ऐसा नहीं गाड़ी स्टार्ट के चल दी है, सिस्टम है। तो सिस्टम को ही तो प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस है कि पहले स्टार्ट करेंगे, फिर क्लच दबाएंगे, फिर एक नंबर देंगे, बस प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जहां भी स्टेप बाय स्टेप काम होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस, उसी को बोलते हैं सिस्टम। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। आगे बोलता है कि एक्सप्लेन, अच्छा हाँ, एक्सप्लेन मैनेजमेंट के तीन विशेषताओं को लिखना है। तो पहला बोला है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है। दूसरा मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, हर जगह मैनेजमेंट होता है, ऐसा नहीं खाली इंडस्ट्री में और बिजनेस में मैनेजमेंट होता है, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके घर में, हर जगह मैनेजमेंट होता है। और आगे क्या है, मैनेजमेंट इज डिफर फ्रॉम ऑनर, मालिक और प्रबंध अलग बात होता है। मालिक का तो का मतलब अलग हो गया और मैनेजमेंट अलग है। यानी कंपनी के केस में अगर हम देखेंगे तो मालिक अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है, याद रखना, कंपनी में मालिक और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। अब लोग देख रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो बहुत कुछ समझा चुके हैं। जैसे पहला लिखा है कि प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। तो कला इसलिए माना जाता है क्योंकि स्पेशल स्किल सीखा जाता है इसके अंदर, और विज्ञान का इसलिए माना जाता है, कला क्या है, स्पेशल स्किल। जैसे पेंटिंग करना एक कला है तो स्पेशल स्किल है, विशेष है ना, कौशल उसको हम लोग बोलते हैं। गाना गाना एक कला है तो स्पेशल स्किल है। उसी तरह से मैनेजमेंट भी एक स्पेशल स्किल है, सीखा जाता है इसको। हम जाके अगर सीखना चाहते हैं ये स्किल तो एमबीए कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, वहाँ पे मैनेजमेंट का गुण सीखेंगे, तभी तो ये स्किल सीखेंगे। जैसे क्रिकेट खेलना एक स्किल है, क्रिकेट खेलना क्या है, कला है, आर्ट है, सब आदमी नहीं खेल सकता, खेलते हैं हम लोग लेकिन परफेक्ट नहीं खेल सकते। तो उसी तरह से मैनेजमेंट एक आर्ट है। और साइंस इसलिए क्योंकि सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। किसी विषय का अगर क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो साइंस कहलाता है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या मानते हैं, साइंस मानते हैं। तो आपको इसको लिखना है आराम से, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे होगा। चलिए पहला ही क्वेश्चन बहुत लंबा है। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि प्रबंध में एक पूर्ण पेशे की विशेषता है? बिल्कुल, प्रबंध में हर तरह से एक परफेक्ट प्रोफेशन की सारी विशेषताएं होती हैं। पर मैनेजमेंट एक परफेक्ट प्रोफेशन है। लोग क्या करता है, दूसरों को सेवा देता है, बदले में पैसा लेता है, ये तो प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब पेशा। डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशनल पर्सन है, पेशेवर व्यक्ति है, वो सेवा देता है, पैसा लेता है। तो मैनेजमेंट में भी होता है, सेवा देते हैं, पैसा लेते हैं, बिल्कुल सही है। पैसे के अंदर वो सारी विशेषताएं हैं, सॉरी प्रबंध के अंदर वो सारी विशेषताएं हो है जो पैसे के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ लिख दिया है कि पहले इस प्रश्न का उत्तर जाने से पहले पैसे की विशेषता समझिए। तो भाई पैसे की विशेषता तो हम जानते हैं, पैसे के अंदर जो विशेषता है वही सारी विशेषताएं प्रबंध के अंदर है। इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है कि प्रबंध जो है वो पेशा है। यही बात पूरा कहानी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा इसको। तीसरा लिखा है, एक सफल उद्यम को अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक हासिल करना होता है, स्पष्ट करें। एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है उसको अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। इस कथन को का वर्णन करें। बिल्कुल सही बात यहाँ लिखा है कि जो भी एक अच्छा बिजनेसमैन होगा उसको अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से, इफेक्टिवनेस तरीके से और इफिशिएंसी के साथ, दोनों के साथ हमको, यानी कम से कम लागत में और कम से कम समय में अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, यही तो एक सफल बिजनेसमैन का पहचान है। जो व्यक्ति ये काम करने में सक्षम हो गया, जो व्यक्ति इस काम को पूरा कर लिया, वही तो एक सफल उद्यमी है, वही तो एक सफल बिजनेसमैन है। अब देखिए क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस इंटरेक्टिव एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जिसमें आप अपने वर्कर से, अपने टीम के साथ कंटिन्यूअस इंटरेक्टिव करते रहे, कंटिन्यूअस इंटरसेक्शन करते रहे, कंटिन्यूअस आप बातचीत करते रहें। अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, अच्छे मैनेजर हैं, तो आप अपने टीम के साथ लगातार बातचीत करते रहे, लगातार कम्युनिकेट करते रहिए, ताकि उनके समस्याओं को आप समझ सकें और अपनी समस्या उनको बता सकें, और हम लोग दोनों मिल के एक अच्छे सॉल्यूशंस को ढूंढ सकें। जैसे आप अभी क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में एक अच्छा कैप्टन कौन होता है, जो लगातार बातचीत करता है अपने खिलाड़ियों से, जो उसका हौसला अफजाई करता है।
वही कप्तान अच्छा है। अच्छा कोच कौन है? जो लगातार बातचीत करता रहता है, उसकी समस्या को लगातार, जब तक आप बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक उसकी समस्या को समझ ही नहीं पाएंगे। जब समझेंगे नहीं तो वो सुधार कैसे करेगा? तो एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो अपने सारे वर्कर के साथ, अपने सारे टीम मेंबर के साथ लगातार इंटरेक्ट करता है, लगातार वो बातचीत करता रहता है, ताकि उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके और उसको ठीक कर सके। ये लिखा है इसके अंदर क्या क्या करना होगा। पांचवा बोलता है कि एक कंपनी कम बिक्री के कारण बाजार में अपना हिस्सेदारी, मौजूदा उत्पाद को संशोधित करना चाहती है। एक कंपनी है जिसका सेल कम हो गया, तो चाहती है कि जो सामान हम बेच रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दे। आप किसी भी उत्पाद की कल्पना कर सकते हैं जिसके बारे में आप परिचित हैं। प्रबंध के प्रत्येक स्तर को इस निर्णय को प्रभावी करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मतलब टॉप लेवल क्या कर सकता है? हम अपने प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते हैं। मिडिल लेवल क्या कर सकता है और लोअर लेवल क्या कर सकता है? तो टॉप लेवल क्या कर सकता है? अगर चाहता है तो संशोधित कर सकता है, आदेश दे सकता है, ये इसको अप्लाई करेगा और इससे काम करवाएगा। सब पढ़ने वाला इतना कहानी। अच्छा, प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा क्यों माना जाता है, मल्टी डायमेंशनल क्यों माना जाता है? क्योंकि अभी तो पता है मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट एक, मतलब ये बोलते हैं ना, एक तीर से बहुत निशाने। अगर आपको सक्सेस होना है तो बस बढ़िया मैनेजमेंट लगा दो, सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपका वर्कर भी सही समय पर आने लगेगा, यानी वर्कर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी कम होगा, मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ेगी, आपके कस्टमर्स आप पर विश्वास करेंगे। नहीं, सारा सॉल्यूशन एक ही, सारी बीमारी का एक इलाज है, वो है मैनेजमेंट। इसलिए बोलता है मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे काम को एक साथ कर देता है। और अगर मैनेजमेंट नहीं रहेगा सब वीक हो जाएगा, सब कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट एक दवा सारे बीमारियों का इलाज है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। एक कहानी यहाँ भी है आपके पास, थोड़ा स्टडी उसको पढ़िएगा आप लोग। आगे लिखा है मैनेजमेंट के 5 विशेषताओं को लिखिए। तो सब लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस। मैनेजमेंट एक अलग प्रक्रिया है, विशिष्ट प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, यानी मैनेजमेंट जब भी करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना, तभी तो मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमेशा मैनेजमेंट करते रहना चाहिए, एक बार मैनेज करके छोड़ दीजिएगा नहीं चलेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आगे क्या है? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, समय पर बदलता रहता है। आप एक जैसा सोचेगा, एक बार मैनेजमेंट लगा दिए और वही मैनेजमेंट क्वालिटी हर बार यूज करेंगे, ऐसा नहीं, हमेशा चेंज होते रहना पड़ेगा समय के साथ। और मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। कोई अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट कर नहीं सकता, ये ग्रुप एक्टिविटी, इसमें सारे लोगों का ग्रुपिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैनेजमेंट को हम लोग ग्रुप एक्टिविटी मानते हैं। ये देखिए चैप्टर 1 कंप्लीट हम लोग कर लिए। चैप्टर 2 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ा आप लोगों को भी मेहनत करना है, सारे बच्चों को खुद से मेहनत करना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। आप खुद नहीं पढ़ोगे तो इस दुनिया का कोई ताकत आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। इसलिए अगर आप अपना रिजल्ट अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है।